हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे। तो ये 7वीं चैप्टर आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ओ सदन इरा। तो ओ सदन इरा चैप्टर का हम आज क्वेश्चन और आंसर बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें मस्ट वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। लाइक करना ना भूले, जरूर लाइक करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। ठीक है, देखिए मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। आप लोग अपने जो बच्चे के पास मेरा नोट्स है वो निकालेंगे और देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का क्या कारण? चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता यानी बाढ़ जो है सबसे अधिक क्यों बढ़ा, क्या कारण था, है ना? तो यहाँ पर इसका आंसर दिखा रहा होगा। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का प्रचंडता का कारण जंगलों का काटना है। आपको हम बताए थे, थ्योरी पढ़ा रहे थे, तो उसमें कि जो जंगल को काट दिया गया चंपारण क्षेत्र में, जिसमें क्या हुआ कि बाढ़ जो है बहुत तेजी से क्या हो गया, उत्पन्न हुआ। बात समझ रहे ना? इस पर ध्यान रखिए। जंगल के वृक्ष जल राशि को अपनी जड़ों को थामे रहता है, क्योंकि जो जंगल का वृक्ष है, तो वृक्ष जो है जल को क्या करता है, थाम कर रखता है, रोक कर रखता है। लेकिन जब जंगल कट जाते हैं तो इसके बाद में जल जो है वो इधर उधर बहने लगता है और मिट्टी को कटाव करने लगता है। यही कारण है कि जो है चंपारण में आपको क्या आ गई, बाढ़ आ गई। ठीक है, नदियों को आगे हम पेज नंबर नेक्स्ट लेते हैं और नेक्स्ट में देखेंगे। नदियों को उन्मुक्त यौन नौ यौना बनने से रोकता है, यानी उसको नदियों को नौ यौना का मतलब होता है नदियों को उफान मारने से, मतलब जवान होने से रोकता है। जवान का मतलब हुआ नदी में जब ज्यादा पानी आता है तो उसको कहते हैं। ठीक है, और उत्ताल वृक्ष नदी की धाराओं की गति को भी संतुलित करने का काम करता है ना? ये सब लिख दीजिएगा। यदि जल राशि नदी की सीमा से ज्यादा होता है तो बाढ़ आ जाती है, लेकिन जब बीच में उसकी शक्ति को ललकारने वाले एक गगनचुंबी बन ना हो, है ना? अगर गगनचुंबी का मतलब हुआ आसमान को चुनने वाले बहुत ज्यादा बन थे, अगर ना हो, तब नदियां प्रचंड कालिका रूप धारण कर लेती है। कालिका मतलब काली का रूप धारण कर लेती है और बाढ़ आ जाता है। बस यहाँ तक लिखिएगा, यहीं तक काफी है। आपका 2 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि लगभग यहाँ से आपका एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है? इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। बीएम का मतलब हो गया आपका बोर्ड मॉडल। ठीक है, इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है, समझेंगे कीमियाई प्रक्रिया क्या होता है। बढ़ते हैं, देखिएगा। इतिहास में कीमियाई प्रक्रिया पारे को, जो पारा होता है ना, लेड, है ना? तो पारे को सोने में बदलने की एक प्रक्रिया है, जो पारा को सोना में बदला जाता है, अर्थात जिसमें पारे कुछ को विलोपनों के माध्यम से उस पर लेप लगा करके उच्च टेम्परेचर पर यानी हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। तो पारा जो है वो पारा किस में बदल जाता है, सोना में बदलता है। इसी को कीमियाई प्रक्रिया कहा गया है। क्या कहा गया है? कीमियाई प्रक्रिया। ठीक है, इसमें बताया गया है, लेखक ने इस पाठ के संदर्भ में कीमियाई प्रक्रिया का सारांश देते हुए कहा है कि जिस प्रकार पारा दूसरे का पदार्थ है, यानी दूसरे धातु का बना है, और उसे कुछ पदार्थों में संगम में, यानी कुछ पदार्थ से बिल्कुल भिन्न पदार्थों का उद्भव हो जाता है, यानी भिन्न पदार्थ को मिला दिया जाता है। उसी तरीके का सुदूर दक्षिण में संस्कृति और रक्त इस प्रदेश की निधि बन करके एक जो है निधि बनकर एक अन्य संस्कृति का निर्माण किया। यानी आपको कहाँ का, आपको चंपारण का। समझ रहा है ना? चंपारण के बारे में बात किया गया है कि इसी तरीका का सुदूर दक्षिण की संस्कृति, यानी सुदूर का मतलब होता है दूर देश का, क्या? दूर देश का दक्षिण की संस्कृति और रक्त यानी खून, इस प्रदेश की निधि बन करके, और इसके बाद में क्या किया कि एक अन्य संस्कृति का निर्माण करके गए। आपको बताया गया है, जब हमारा देश गुलाम था उस समय की बात की गई है, अंग्रेजों के समय की। सबसे मस्ट भी यही क्वेश्चन ये वाला है, धांगर शब्द का क्या अर्थ है? आप इसको मस्ट भी आई कर लेंगे। धांगर शब्द का क्या अर्थ है, देखेंगे। धांगर क्या होता है?
कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। धांगर का क्या अर्थ होता है बता रहे, देखो। धांगर शब्द का अर्थ होता है ओराव भाषा में, कौन भाषा में? ओराव, याद रखेंगे, ओराव भाषा में भारे का मजदूर। धांगर का मतलब क्या हो गया? भारे का मजदूर। धांगर एक आदिवासी जाति है। कौन जाति है? आदिवासी, जो जंगलों में रहने वाले आदिवासी है, जिसे 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती करने के सिलसिले से दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार के चंपारण के इलाके में लाया गया था। सुनिएगा ध्यान से। इनको 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के सिलसिले में दक्षिण भारत के, तो दक्षिण भारत है साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के छोटा नागपुर पठार के चंपारण चंपारण इलाके में लाया गया था। इन लोगों को क्या करने के लिए? नील की खेती कराने के लिए। धांगर जाति, आदिवासी जातियाँ, उराव की जाति का अलग अलग दिया। उराव हो गया, मुंडा हो गया, लोहार हो गया, इत्यादि के वंशज हैं। ठीक है, ये सभी के वंशज है। पूछेगा धांगर किसके किसके वंशज है? उराव के, मुंडा के, लोहार के, ये सब के वंशज है। लेकिन ये अपने आप को आदिवासी नहीं मानते हैं, कहते हैं कि हम आदिवासी नहीं है। ठीक है, अपने आप को आदिवासी नहीं मानते हैं। धांगर जो है मिश्रित ओराव भाषा से बात करते हैं, यानी मिश्रित यानी मिक्स किया हुआ ओराव भाषा में बात करते हैं। और बात करने के बाद बात करते हैं और दूसरे के साथ भोजपुरिया, जो भोजपुरी होता है, मधेसी होता है भाषा में, धांगरों का सामाजिक जीवन बेहद उल्लासपूर्ण है। उल्लासपूर्ण का मतलब होता है हंसी खुशी से इनका जीवन वे जीते हैं। स्त्री पुरुष ढलती शाम को, तो शाम होता है, शाम के समय, कैसे भी शाम के समय है, शाम के समय मंद प्रकाश में अत्यधिक मनोहारी सामूहिक नृत्य करते हैं। सामूहिक नहीं, यहाँ सामूहिक कर लेंगे आप अपने नोट्स में। यहाँ पर सामूहिक सामूहिक लिख लेंगे। जब बाबू शाम होता है तो स्त्री और पुरुष दोनों मिल करके, है ना, सामूहिक मतलब क्या करते हैं? गाना बजाना करते हैं। इनका एक काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थारुओं की कला का परिचय देना है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जानना है। थारुओं की कला मूलतः उनके दैनिक जीवन का अंग है। डेली जिस पात्र में धान रखा जाता है वह सिक का बना होता है। सिक जो होता है उसका बना होता है। ठीक है, और उसमें कई तरह के रंगों का, डिजाइनों का प्रयोग होता है। सिक का देखिएगा गांव में आज भी ना, वो जिसको हम लोग दौरी कहते हैं, ठीक है, वो जो बनता है उसी का अलग अलग तरीका से सिक्का बना होता है। सिक की रंग बिरंगी टोकरियों के किनारे सीप की झालर लगी होती है। सीप मतलब मोती का छोटा छोटा झालर लगा होता है। ठीक है, और वही झोपड़ियों में झोपड़ियों में प्रकाश के लिए जो दीपक लगाए जाते हैं, मतलब लाइट के लिए जो दीपक लगता है, उनकी आकृति भी कलापूर्ण है। मतलब उनकी आकृति भी बहुत जबरदस्त तरीका से। शिकारी और किसान के काम के लिए जो पदार्थ मूज से बनाए जाते हैं, मूज जो होता है वो रस्सी होता है। वो मूज जो है जिससे दौरी बनाता है ना, गांव के जो बच्चे होंगे जानते होंगे, बेरुआ जिसको कहते हैं आप लोग। ठीक है, और वही मूज से बनाए जाते हैं, जिनमें जिनमें भी सौंदर्य और उपयोगिता का अद्भुत मिश्रण दिखाई देता है। ठीक है, ये सब बस इतना भा काफ़ी है, इतना भा लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको लेकर के चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, ये सब छोड़ दीजिएगा। अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? ये क्वेश्चन जो रहेगा ना, ये क्वेश्चन ये मेरे बताने की कोई जरूरत नहीं, आप जानते होंगे। ये बताओ बाबू कि अंग्रेज नीलहे, नीलहे मतलब जो नील के खेती कराने वाले, मस्ट भी आई क्वेश्चन है, एम भी आई क्वेश्चन है। अंग्रेज जो नीलहे थे वो क्या खेती कराते थे बताइए? किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? किसानों पर वो अत्याचार यही करते थे अंग्रेज नीलहे कि किसानों से जबरन नील की खेती कराते थे। अंग्रेज नीलहे किसानों पर बहुत से अत्याचार करते थे, किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराते थे, पता है ना आप सभी को। और उन्हें कुल भूमि के एक निश्चित भाग पर नील की खेती करने के लिए कहते थे, यानी 2/3 होता था। कितना? 2/3। ठीक है, 20/3 होता है। 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर उनको खेती करने के लिए कहा जाता था, जिसको 3 कट्ठिया प्रणाली के नाम से जानते हैं। तथा बाद में इसे मुक्त करने के लिए मोटी रकम ले ली गई। इन इन गोरे ठेकेदारों ने, गोरे ठेकेदारों का मतलब हो गया अंग्रेजों ने बहुत कम अदायगी में हजारों एकड़ जमीन ले लिया था, मतलब बहुत कम पैसा में। इसके अतिरिक्त
किसानों को कई तरह के कर और नजराने भी देने पड़ते थे, यानी कई तरीके के उनको टैक्स देना पड़ता था, टैक्स चुकाना पड़ता था। ऐसा जो है अत्याचार करते थे अंग्रेज जो है किन के प्रति, किसानों के प्रति। नेक्स्ट, एक और मस्ट बी क्वेश्चन जो कि पटना में आप देखे होंगे गांधी सेतु है ना, पटना में गांधी सेतु। पटना में गांधी सेतु जो है उस पर जो पुल बना हुआ है, वो अंग्रेज जो है गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं लिया। अंग्रेज क्यों नहीं चाहे कि गंगा नदी पर क्या बने, पुल बने, है ना। इसके पीछे आपको रीजन बता रहा है कि देखो, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने इसलिए दिलचस्पी नहीं ली क्योंकि वे बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे। किस पर वे अत्याचार किए थे? चंपारण के लोगों पर। तो वो चाहते थे कि अगर ये पुल बन जाएगा तो जो हम लोग दक्षिण बिहार के वादी है, दक्षिण बिहार के रहने वाले, जैसे पटना वगैरह जिला के हो गया उधर, ठीक है, और पटना हो गया उधर आपको तो पटना के साइड का जितना हो गया वो सब दक्षिण बिहार बोलेगा। तो उन लोगों को असर चंपारण में देर से पहुंचे, मतलब उन लोगों को नज़र में, मतलब दक्षिण बिहार के जो लोग हैं उनके नज़र में ऐसा लग रहा था, ठीक है, कि मतलब हमारा जो है अंग्रेज बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसलिए वो चाहते थे कि हमारी जो पुल है, जो हम लोग काले करना में किए हैं, यानी उत्तर बिहार के लोगों को इतना हम लूटे हैं, इन लोगों को सताए हैं, ये मेरी खबर जो है नहीं पहुंचे अंग्रेजों तक, दक्षिण बिहार के लोगों तक। इसलिए वे पुल नहीं बनाना चाहते थे, सोचते थे कि अगर पुल बन जाएगा तो बहुत जल्दी लोग क्या करेंगे, पुल पार करके इस पार से उस पार जाएंगे और इसके बाद में सारा चीज़ समझ लेंगे, ठीक है। ऐसी बात है। इस तरह चंपारण पर वर्षों तक ब्रिटिश साम्राज्य की छत्र छाया वाला शासन चलता रहा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्वेश्चन कितना मस्त है, दिख रहा। जब गांधी जी जब चंपारण आए तो शिक्षा व्यवस्था देखे कि बहुत गड़बड़ है, तो शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया। देखिए, तो चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने अनेकों काम किए। उनका विचार था कि ग्रामीण बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था जो है किए बिना केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझने में काम नहीं। यानी गांधी जी सोचे कि अगर जब तक गांव के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तब तक यहाँ के आर्थिक इकोनॉमिकल नहीं सुधरेगा। इसके लिए उन्होंने 3 गांवों में आश्रम विद्यालय स्थापित किया। कई गांव में? 3 गो में। देखिएगा कौन कौन गांव है जो कि आपके एग्जाम में यूं सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है। एगो बरहरवा है, एगो भितरहवा है, ठीक है। ये 2 गो विद्यालय पहले जानेंगे, एगो बरहरवा, एगो भितरहवा। कुछ निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने, मतलब निष्ठावान का मतलब अच्छे कार्यकर्ता ने, ठीक है, वो 3 गांवों में तैनात किए। और बरहरवा मधुबन में के विद्यालय में श्री पवन जी गोखले और उनकी पत्नी विशुदी, विदुषी, विदुषी मतलब होता है विद्वान, अवंतिका बाई, नाम क्या था, अवंतिका बाई गोखले ने चलाया था ये विद्यालय। और मधुबन में नरहरिदास पारिख और उनकी पत्नी कस्तूरबा तथा अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई को नियुक्त किए थे कि आप लोग यहाँ पर पढ़ाइए। और इसके बाद आएगा बात बाबू भितरहवा का। एक और विद्यालय था इनका भितरहवा में। अब भितरहवा में वयोवृद्ध डॉक्टर, मतलब रिटायरमेंट देव और सोपन जी ने चलाया था विद्यालय। और बाद में पंडरुक पांडुरिक जी गए थे वहां पर पढ़ाने के लिए। और स्वयं कस्तूरबा, मतलब कस्तूरबा जो महात्मा गांधी की पत्नी थी, कस्तूरबा, है ना, भितरहवा आश्रम में रही और इन कर्मठ और, है ना, विद्वान स्वयं सेवकों ने भी देखभाल किया था। गांधी जी शिक्षा संबंधी क्या आदर्श मानते थे, ये क्वेश्चन ठीक ठाक है ये भी। तो गांधी जी का मतलब था शिक्षा संबंधी आदर्श जो है सुसंस्कृत बनने और निःशुल्क निष्कलुष चरित्र निर्माण समझते थे कि शिक्षा जो है चरित्र का निर्माण हो, ऐसे शिक्षा की हमें क्या हो, जरूरत हो, ऐसे गांधी जी का मानना था। आगे आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट आते हैं, इसको छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। पंडुलिक जी कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। आप पंडुलिक जी के बारे में जानेंगे कि पंडुलिक जी कौन थे, सुनिएगा। यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर पंडुलिक जी, है ना। पंडुलिक जी कौन थे? देखिए, पंडुलिक जी भितरहवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे।
भितरावा आश्रम विद्यालय के क्या थे जी? शिक्षक थे। गांधी जी ने उन्हें बेलगांव सन 1917 में बुलाया था पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने और ग्रामीण को भयरोहण के लिए बुलाया था कि ग्रामीणों में बहुत ज़्यादा भय था, तो भय खत्म हो जाए, इसके लिए उन्होंने बुलाया था पांडुलिक जी को। ठीक है। पांडुलिक जी गांधी जी के आदर्श को सच्चे दिल से मानने वाले थे। गांधी जी के आदर्श को सच्चे दिल से मानते थे और बड़े ही बड़े ही निर्भय पुरुष थे। मतलब निर्भय का मतलब होता है किसी तरीके का डर भय नहीं था। पहले एक कायदा था कि साहब जब आए तो गृहपति मतलब घर के लोग उनके घोड़ों की लगाम पकड़े। ठीक है। एक दिन एमन साहब जो थे वो उस समय बड़े अत्याचारी थे, है ना। जो एमन साहब अंग्रेज थे उस समय बहुत अत्याचारी हुआ करते थे, अत्याचार किया करते थे। आए तो पंडुलिक जी ने कहा, जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, इसे आना है तो मेरी कक्षा में आए, मैं लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा घोड़े का। ठीक है भाई, इतना बड़ा काम इन्होंने किया, है ना। जो लोग इसको मतलब नहीं करने से डरते थे कि नहीं, अगर नहीं पकड़ेंगे घोड़ा का लगाम तो पंडलिक जी क्या करेंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है पंडलिक जी ने हिम्मत दिखाया और इसके बाद में एमन जो थे, एमन साहब के घोड़े का लगाम उन्होंने नहीं पकड़ा। देखिए आगे क्या होता है। पंडलिक जी ने गांधी जी से सीखी कि निर्भीकता मतलब नहीं डरना है। गांव वाले को भी दिए, कहा कि नहीं, जितना डरोगे इतना ही लोग डराएंगे। यही निर्भीकता चंपारण अभियान में सबसे बड़ी क्या है, देन है। यानी चंपारण के लोग जो है निडर बने और इसके बाद हमारे देश में, हमारे भारत में, है ना, जो शुरुआत हुआ आंदोलन की वो कहाँ से हुआ, चंपारण से ही हुआ। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले 1917 में गांधी जी ने शुरू किया। नेक्स्ट है, गांधी जी के चंपारण के आंदोलन में किन दो सिखों का उल्लेख लेखक ने किया है। इन सिखों को आज हम कितना मानेंगे। देखिए यहाँ पर दो गो उल्लेख है। गांधी जी ने दो सीख लिया, पहली निर्भीकता यानी नहीं डरना है, और दूसरी सत्य का आचरण करना है। ठीक है, दो गो चीज कहा है। निर्भीकता जीवन का बहुत महत्वपूर्ण आचरण है, जिसके 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 न होने पर लोग पशु के समान हो जाता है। मनुष्य में फर्क कठिन हो जाता है कि अगर आप डर रहे हैं ना तो समझिए कि आप पशु है, जानवर है ना। सत्य के लिए निर्भीकता निहायत जरूरी है। निर्भीकता होने का अर्थ है कि अपनी सच्ची बात पर अडिग रहना, उधर से उधर नहीं हिलना है। ठीक है। निर्भीक होना और उदंड उदंड होना अलग है, दोनों अलग है। उदंड का मतलब होता है हम नहीं डर रहे हैं तो भाई उदंड ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर निर्भीकता का मतलब है कि जब हम सही है तो किसी से डरेंगे नहीं। उदंड का एक निश्चित आचरण है, जबकि निर्भीक होना क्या है, निहायत जरूरी है। ये सब याद रखेंगे, क्वेश्चन ज्यादातर आपके एग्जाम में आता है। ठीक है। और थोड़ा सा इसमें बताया गया, सत्य का आचरण ही एक ऐसी चीज है जिससे जिससे न होने पर संसार का अस्तित्व ही संकट में आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक लिख लेंगे काफी। आप की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। यह पाठ आपके समक्ष कैसे खरीद ठीक नहीं है, एक बाद आप क्वेश्चन लगा लेंगे। इसके बाद वसुधा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू। ये देखिए, एक क्वेश्चन जो है ना ज्यादातर आता है कि वसुधा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। इसके कहेगा आपको अर्थ स्पष्ट करने के लिए, तो आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब हम बताते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होगा। वसुधा भोगी का मतलब होता है ना, जो धरती पर जो है उसका हम भरपूर तरीका से क्या करें, यूज करें। भरपूर तरीका से क्या करें, यूज करें, उसको वसुधा भोगी कहा जाता है। देखिए लिखा है ना, प्रस्तुत पंक्ति जगदीश चंद्र माथुर ने मनुष्य की पाशविक प्रवृत्ति को दिखाया है। यहाँ पाशविक का मतलब होता है पशु के समान प्रवृत्ति। किसके समान, पशु के समान प्रवृत्ति को दिखाया और दूषित मानसिकता का वर्णन किया है। दूषित का मतलब होता है गर्भ, दूषित का मतलब गड़बड़ मानसिकता को बताया है। और इस तरह मनुष्य जंगल काटे जा रहा है, जो जंगल को काट रहा है, बर्बाद कर रहा है, अपने में मतलब लिए जंगल को काट रहा है, बर्बाद कर रहा है, खेतों को, पशु पक्षियों आदि को नष्ट कर रहा है ना। जब मान लीजिए जंगल को कटाएगा
तो पशु पक्षी का जो घर होगा वो सब नष्ट होगा। ठीक है। और नदियों पर बांध बनाकर, नदी पर बाबू क्या बनाता है, बांध उसे नष्ट कर रहा है। तो दूसरी ओर धर्मांध मानव, मतलब ये हो गया कौन, वसुधा भोगी मानव, जो कि धरती पर जो भी चीज है उसका भोग कर रहा है ना, उसको खत्म कर रहा है ना। और दूसरी तरफ धर्मांध मानव, दूसरी ओर धर्मांध जो धर्म में अंधा है। धर्मांध मानव गंगा को मैया कहता है, क्या कहता है, मैया कहता है। और अपने घर की नाली जो है ना, कूड़ा करकट पूजा सामग्री को से प्रदूषित करके गंगा नदी में प्रवाहित करता है। यानी कहता है कि गंगा मेरी मैया है, जितना घर का कूड़ा कचरा है ना, पूजा पाठ का, अगरबत्ती का हो गया, है ना, राखी हो गया, राख वगैरह जो भी हो गया पूजा में कर ले जाकर गंगा जी में अगर डाल देंगे तो गंगा मैया सबको क्या करेगी, है ना, शुद्ध कर देगी। ऐसा नहीं होता है, ये धर्मांध मानव है, यानी अपने धर्म में क्या है, अंधे हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, है ना, गंगा मैया को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। इसी पर कभी कहा है कूड़ा करकट वगैरह सामग्री जो पूजा पाठ की है उसको प्रदूषित नहीं करना चाहिए, नदी में नहीं बहाना चाहिए। इस प्रकार दोनों प्रवृत्ति को नष्ट करने में लगे हुए हैं। इसलिए कवि कहता है, यानी कहा जाता है कि दोनों इस प्रवृत्ति को नष्ट करने में लगे हुए, इसीलिए कहा जाता है कि, है ना, वसुधा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के क्या है, दोनों पहलू है। यानी एक बर्बाद कर रहा है, एक कह रहा है कि नहीं हम धर्म को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और उस धर्म में इतना अंधा है कि वो गंगा नदी को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। ऐसे इसमें बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन है कि कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानो विस्तृत के हाथों अपनी, है ना, विस्तृत के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत हो रही हो। यानी चंपारण की यह गौरवशाली भूमि की महान गाथा है। यहाँ के अनेक आक्रमणकारी और बाहरी व्यक्ति आए हैं, उन्होंने यह तो पावन भूमि जो है, ये पावन भूमि को क्षति पहुंचाई है, आकर बस गए, किंतु धन्य है इसकी सहनशीलता और उदारता, जो भूमि इसको भुला दिया और क्षमा कर दिया। ऐसी प्रतीत होता है कि विस्तृत के हाथों अपनी कई बड़ी बड़ी निधियों को सौंप दिया है। यहीं तक लिखिएगा, काफी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। 13 नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है, 14 भी नहीं है। चौर मन किसे कहते हैं, ये वाला 16 नंबर क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट है, 16 नंबर क्वेश्चन लगा लें। चौर और मन किसे कहते हैं, देखेंगे ये क्या होता है। चंपारण में गंडक घाटी के दोनों ओर विभिन्न आकृति बन जाता है, छोटा छोटा, जिसको ताल, ताल का मतलब पोखर टाइप का, बड़ा बड़ा तालाब जिसको कहते हैं, ताल दिखाई पड़ते हैं। ये कहीं उथले होते हैं तो कहीं गहरे होते हैं, है ना। सभी प्रायः टेढ़े मेढ़े, किंतु कुछ जो होता है ना शुभ्र और निर्मल जल से भरा होता है, कुछ जो है साफ सुथरा निर्मल जल से क्या होता है, भरा होता है। इन तालों को चौर, ये जो ताल होता है इसको चौर और मन कहते हैं। इसी को चौर और क्या कहते हैं, मन। चौर जो होता है ना बाबू, थोड़ा उथले होते हैं, और उथले ताल होते हैं जिसमें, चौर उथले होते हैं, ताल होते हैं जिसमें पानी जाड़ों और गर्मियों में क्या होता है, ये पानी जाड़ों और गर्मी में, ठीक है, कम हो जाता है। जब जाड़ा आएगा गर्मी आएगा तो उस समय बरसात का सीजन नहीं रहता है, जिसके पानी का हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनके द्वारा खेती भी होती है ना, इसमें से पानी निकाल करके खेती किया जाता है। और मन और चौर, जो मन और चौर होते हैं ताल के अपेक्षा, ये मानो गंडक के उच्च श्रृंखल नर्तक, मतलब गंडक के जो नर्तक के माध्यम से, गंडक ज्यादा जो है वो वो कहीं कटाव करती है, उसके कारण से समय में बिखरे हुए आभूषण है। जब बाढ़ आती है तो तटों का उल्लंघन कर नदी जो है तट को तोड़ देती है और दूसरी पथ पकड़ लेती है, दूसरी ओर चली जाती है। और पुराना जो है, पुराने पथ पर रह जाते हैं। ये चौर और मन इनकी गहराई तल को क्या करती है, स्पर्श कर धरती के हृदय से स्रोतों को फोड़ लाई है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 17 नंबर भी ठीक है।
कपिल वस्तु जो है ना, वो कपिल वस्तु में मगध के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने किया था। इसी मार्ग से उसको देखना है कि लौरिया जो है नंदनगढ़ से एक नदी रामपुरवा और भितरहवा होते हुए जाती है ना, जो आपको पश्चिम चंपारण में है, ठीक है, बेतिया में। और उत्तर में नेपाल के लिए दिखना थोड़ी तक जाती है, और इसी नदी का नाम है पई पॉइंट, क्या है, पॉइंट नदी है। और इसी के सहारे भगवान बुद्ध ने कपिल से मगध तक की यात्रा किए थे, है ना। और लौरिया नंदगंज में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया कालापूर्ण स्तंभ है ना, देखिएगा। और इसी के माध्यम से, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है। और इधर जो प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है, चौर मौन किसे कहते हैं, जो कि हम बता चुके हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पांडुलिपि जी कौन थे, पीछे बता दिए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद वो सदानीरा किस नदी को कहा गया है, थ्योरी में बताए थे, वो सदानीरा गंडक को कहा गया है, ठीक है। एक डायरी वाला देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नहीं बताया है, मस्ट VVI क्वेश्चन है, इसको देख लेना है, डायरी वाला क्वेश्चन है। अब देखेंगे, इसको हम जूम कर देते हैं, ठीक है। कह रहा है लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, वह डायरी के किस रूप में देखना चाहता है। तो सुरक्षा डायरी में भी नहीं, वहाँ सिर्फ पलायन है, क्या है, पलायन। सुरक्षा कहीं हो सकती है, तो बाहर सूरज की रोशनी में, अंधेरे में नहीं। कहाँ, सूरज की रोशनी में सुरक्षा हो सकती है, अंधेरे में नहीं। अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है, एक एक पल की धुक धुकी के साथ, मतलब दिल धड़क रहा है, अब मरे तब मरे, अब मरे तब मरे, ऐसे। सुरक्षा जो होता है चुनौती को झेलने में ही, लड़ने में, पीसने में और खटने में है, इसी में स्वतंत्रता है। लड़ते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बचाने में नहीं, अपने को सेने में नहीं, अपने आप को सेने में, कि हम अपने आप को से रहे हैं, है ना, सुरक्षा के दृष्टिकोण से रख रहे हैं, इसमें नहीं है, ठीक है। इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया बता दिए थे, सोने को, है ना, पारे को सोने में बदलने की प्रक्रिया है, ये सब क्वेश्चन ठीक ठाक है, ठीक है। और भी क्वेश्चन हो सकता है एक दो। झांगर का अर्थ क्या होता है बता दिए है, ओराव भाषा का शब्द है झांगर वाला, ठीक है। वो सदानीरा का सारांश देख लीजिएगा, सारांश तो पहले ही बता दिए। ये रहा है आपका क्वेश्चन सर, हमने बता दिया। अब ऑब्जेक्टिव के लिए आपको एक वीडियो बना देंगे, ऑब्जेक्टिव समझा देंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।